दोस्तों नमस्कार। आज हमें जिस टॉपिक पे चर्चा करनी है वो है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी ने कैउमर्स की हत्या करके जिस वंश की नींव डाली थी वो कौन था, वो कौन सा वंश था, तो वो था खिलजी वंश। अब खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1390 ईस्वी के बीच ये चलता है। 1290 से लेके 1320 के बीच में चलेगा। ये 1320 तक है। अब इसकी स्थापना कौन करता है, तो इसकी स्थापना करता है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी क्या थे? खिलजी भी तुर्क थे, लेकिन ये निम्न जातीय तुर्क थे। कौन से तुर्क थे? निम्न जातीय तुर्क थे। और अगर खिलजी के बारे में एक तथ्य और देखें तो इन्होंने सल्तनत काल में सबसे कम समय तक शासन किया है। किसने? खिलजियों ने। अब हम चलते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में आपसे चर्चा करने। तो जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पे कब बैठेगा? 1290 में। 1290 में ही वो क्यूमर्स या कैउमर्स की हत्या करके गद्दी पे बैठ जाता है। जब ये गद्दी पे बैठता है तो इसकी उम्र कितनी रहती है? 70 साल की। 70 साल की अवस्था में ये अपना राज्याभिषेक कहाँ कराएगा? तो कैकुबाद द्वारा स्थापित किलोखरी के भवन में। कैकुबाद कौन है? तो जो कैउमर्स है उसका पिता था कैकुबाद। कैकुबाद का पुत्र था कैउमर्स, जिसकी हत्या करके ये गद्दी पे बैठता है। और कैकुबाद ने ही इस किलोखरी के भवन का निर्माण कराया था, जिसमें इसने क्या किया? राज्याभिषेक अपना कराया। अच्छा, बलबन के समय में जो राजत्व का सिद्धांत था वो देखिए इसके समय में चेंज हो जाता है। इसका समय में राजत्व का सिद्धांत क्या होता है कि कहता है कि राज्य का आधार क्या होना चाहिए? प्रजा का समर्थन। जबकि बलबन क्या कहता था? बलबन के राजत्व के सिद्धांत के अनुसार राजा में दैवी गुण होते हैं, वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। चाहे वो अल्प वयस्क हो चाहे नवयुवक हो, उसे किसी को हटाने का अधिकार नहीं है और उसकी अवहेलना करने का अधिकार भी किसी के पास नहीं था। लेकिन इसके समय में राजत्व का सिद्धांत क्या हो जाता है? इसके समय में राजत्व का सिद्धांत ये हो जाता है कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। प्रजा के समर्थन से ही आप राज्य को चलाएंगे, प्रजा को डिक्टेट नहीं करेंगे। ये कौन कहता है? ये जलालुद्दीन खिलजी कहता है। अब आप देखेंगे तो ये सर्वप्रथम किस पर अभियान करता है? तो रणथंभौर के किले पे अभियान करेगा, लेकिन उसको बीच में ही स्थगित कर देता है, यह कहते हुए कि हमें मुसलमानों के रक्त की बहुत चिंता है और मैं मुसलमानों के नाक के एक बाल को लेकर भी चिंतित रहता हूं, क्योंकि इस अभियान में हमारे मुस्लिम भाई भी मरेंगे। इसलिए क्या होगा? मैं इस अभियान को बीच में ही रोकता हूं। अब जलालुद्दीन खिलजी के समय में मंगोल नेता अब्दुल्ला के नेतृत्व में अटैक होता है। तो इसने क्या किया? इसने मंगोलों को दिल्ली में एक स्थान पे बसा दिया, जो आज किस नाम से जाना जाता है? तो मंगोलपुरी के नाम से हम उसको जानते हैं। और ये जो मंगोल जो मुस्लिम बने थे नए नए, इनको क्या बोला गया? नवीन मुस्लिम। क्या बोला गया? नवीन मुस्लिम। जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही उस समय के संत थे सीदी मौला, इनको मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। अब देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में एक घटना और होती है कि इलाहाबाद में कड़ा पड़ता था और कड़ा का जो गवर्नर है वो होता था मलिक छज्जू। इसने क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो ये जाता है कड़ा और वहां को विद्रोह को दबाता है। इसके बाद वहां का गवर्नर किसे नियुक्त करेगा? तो अलाउद्दीन खिलजी को नियुक्त करेगा कड़ा का गवर्नर। अलाउद्दीन खिलजी भतीजा है इसका और इसका दामाद भी है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से ही अभियान कहाँ किया? देवगिरी के लिए। देवगिरी महाराष्ट्र में एक स्थान था, वहां का शासक कौन था? वहां का शासक आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में रामचंद्र देव होता है। इसके समय में एग्जैक्ट शासक देखेंगे, हमें थोड़ा क्लियर नहीं है वो एग्जैक्ट शासक कौन था इसके समय में, लेकिन ये अभियान करता है। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन खिलजी के समय में जब अभियान करता है, कहां पर? देवगिर में। तो वहां से बहुत सारा धन प्राप्त करता है और जब बहुत सारा धन वहां से प्राप्त करेगा तो जब इसकी सूचना जलालुद्दीन खिलजी को मिलती है तो जलालुद्दीन खिलजी बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि उसका भतीजा और दामाद एक ही है।
जिसने बहुत सारा धन कहाँ से प्राप्त किया? दक्षिण भारत के देवगिरी से। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कितना धन प्राप्त किया, कैसे अभियान किया, कितना खर्च हुआ, इसके बारे में जानकारी शासक को नहीं देता है। इसलिए दिल्ली में जो उसके अमीर थे, अब अमीर क्या होते थे? अमीर वो होते थे, ऐसे अधिकारी होते थे, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो उच्च पदों पर नियुक्त होते थे, उनको अमीर कहा जाता था। अब इन अमीरों ने इनका कान भरना स्टार्ट कर दिया कि आपको अलाउद्दीन खिलजी से जो भी पैसा उसको मिला है उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जब उस पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया अमीरों के द्वारा, तो क्या हुआ? उसने अलाउद्दीन खिलजी से कहा कि आप इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। अब अलाउद्दीन खिलजी अंततः इससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। इसको कहाँ बुलाता है? कड़ा में ही बुलाता है। अब कड़ा में गंगा नदी के किनारे एक नाव पर दोनों की मुलाकात होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का गला धड़ से अलग कर दिया। कहाँ गया था? वो गया था कितना आपको पैसा वहां से मिला है, कितना धन मिला है, इसके बारे में जानकारी करने। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनका गला, किसका? जलालुद्दीन खिलजी का धड़ से अलग कर दिया और इसके बाद स्वयं को शासक घोषित कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे तो ये अपना राज्याभिषेक कहाँ कराता है? तो बलबन ने एक महल बनाया था, लाल महल। उसी लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। अब अलाउद्दीन खिलजी का पीरियड क्या होता है? तो 1296 से लेकर के 1316 तक। अब जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक था और ये 1296 से लेकर 1316 तक शासन करता है। इसके बचपन का नाम अली गुरसास्प होता है। अब क्या होता है? इसी के बारे में बर्नी लिखता है कि ये अशिक्षित तो था लेकिन महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसीलिए इसने क्या किया? इसने बर्नी के चाचा और दिल्ली का कोतवाल, दोनों एक ही व्यक्ति थे। जियाउद्दीन बर्नी जिसने तारीख फिरोज शाही लिखी है, उसका चाचा और दिल्ली का कोतवाल जो अलाउद्दीन खिलजी का मित्र भी है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क से अलाउद्दीन खिलजी ने भी दो योजनाएं बताई। पहला बताया कि वह सिकंदर की भांति विश्व विजय करना चाहता है और दूसरी योजना थी वो नया धर्म चलाना चाहता है। लेकिन अलाउल मुल्क के कहने पर दूसरी योजना जो नया धर्म चलाने की थी उसको ठंडे बस्ते में डाल देता है। लेकिन विश्व विजय के अभियान को पूरा करने के लिए वो बहुत सारे कार्य करता है। आप आगे देखेंगे उसकी विजयों के बारे में। चूंकि वो सिकंदर की भांति विश्व विजय करना चाहता था, इसीलिए उसने एक उपाधि भी ली थी। उसकी उपाधि क्या थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अब जब वो गद्दी पे बैठता है तो राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करना है। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए उसने 4 राजाज्ञाएं जारी की। राजाज्ञा में उस राजा का आदेश होता था। अब 4 आदेश उसने क्या जारी किए? सबसे पहले उसने कहा मिल्क, इनाम और वक्फ के रूप में जो भी जमीनें किसी व्यक्ति को दी गई हैं, अब उसको किस जमीन में बदला जाएगा? तो उसको खालसा जमीन में बदल दिया जाएगा। इसका मतलब राज्य के अंतर्गत अब जितनी भी भूमि है वो राज्य की होंगी, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होंगी। जिसको कैसे प्राप्त किया था? मिल्क के रूप में या इनाम के रूप में या वक्फ के रूप में। अब आगे देखेंगे तो दूसरा इसने क्या कहा कि अमीर जो हैं, अमीर मतलब प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हुए लोग जो हैं, जो शासन प्रशासन का कार्यभार देखते हैं, उन्होंने कहा कि इनकी आपस में मुलाकात बहुत ज्यादा नहीं होगी और आपस में ये सगे संबंधी नहीं बनेंगे, मतलब वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब दो लोग वैवाहिक संबंध करेंगे तो इससे विद्रोह की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है शासक के खिलाफ। इसलिए इसने इस पर भी रोक लगाई। तीसरा इसने गुप्तचर व्यवस्था को क्या किया? और मजबूत किया। और मजबूत करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की इसकी सहायता के लिए। जैसे गुप्तचर को हम बरीद बोलते थे, अब बरीद की सहायता के लिए किसी विशेष अधिकारी की जिसकी नियुक्ति की, उसका नाम मुनहियन था। चौथा आदेश क्या है कि पहले मद्यपान को निषेध किया, भांग खाना निषेध किया और जुआ खेलना भी निषेध कर दिया इसने। तो ये सब जो गलत आदतें हैं उस समय भी थी, मद्यपान की, भांग खाने की और जुआ खेलने की, इन सब को उसने क्या किया? निषेध कर दिया। अब अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के सिद्धांत के बारे में देखें तो जहां इसका राजत्व का सिद्धांत था जलालुद्दीन खिलजी का कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व का सिद्धांत बलबन के राजत्व के सिद्धांत ही
मिलता जुलता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य का जो सिद्धांत होना चाहिए, उसका आधार होना चाहिए प्रशासन का, वो क्या होना चाहिए, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित होगा। अच्छा, इसके बारे में जानकारी अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखें तो इसके समय में एक संस्कृत का लेख मिलता है जिसे इसमें युग का चरवाहा कहा गया है। तो युग का चरवाहा किसे कहा गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहां से जानकारी मिलती है, तो इसका एक लेख मिलता है जो संस्कृत में है। अब इसका राजत्व सिद्धांत किस पर था, प्रतिष्ठा पर, शक्ति पर और न्याय पर आधारित। लेकिन ये बलबन की तरह इसकी झूठी प्रतिष्ठा नहीं थी, बल्कि ये राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष ढांचे में ढाल कर ही शासन करना चाहता था। केवल आप देखेंगे दिखाने के लिए प्रतिष्ठा नहीं बना रहा था, ये सही ढंग से शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चला करके जनता के बीच इसने दिखाया था कि ये प्रतिष्ठा झूठी नहीं बल्कि सही है। क्यों? क्योंकि यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी इसने। किसी को कम या ज्यादा आप देखेंगे कि उस समय जब आक्रांता आए थे तो आक्रांता में क्या था, सबसे पहले उनकी संख्या कम थी तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुसलमान बनाना चाहते थे। तो उसके लिए 2-3 टेक्निक थी उनकी। सर्वप्रथम तलवार के बल पे डरा के, जो उससे नहीं डरते थे उनको कुछ विशेष लालच दे करके कि किसी विशेष पद पे बैठा दिया जाएगा या आप मुसलमान हो जाएंगे तो उसको कुछ विशेष फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां तो थी, लेकिन उसने धर्मनिरपेक्ष राज्य को लागू करने में, बनाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, क्योंकि वो पहले से एक नया धर्म चलाना चाहता था। अब आप देखेंगे शक्ति में, अगर देखें शक्ति का सिद्धांत इसका क्या था, तो शक्ति के लिए इसने सर्वप्रथम क्या किया, एक अस्थाई सेना का गठन किया। और अस्थाई सेना का जब गठन करेगा तो उसके वेतन भत्ते के बारे में भी ख्याल रखेगा। और जो अस्थाई सेना होती है वो किस पर आधारित होती है, मंगोलों की दशमलव प्रणाली पे अस्थाई सेना का गठन होता है। अब जो अस्थाई सेना थी इसमें सैनिकों का पहचान पत्र रखा जाता था, इन्हें नगद वेतन दिया जाता था और इनके जो घोड़े थे उनको दागने की भी व्यवस्था थी कि कोई व्यक्ति एक ही घोड़ा 2 बार न दिखा पाए, इसलिए उनको दागा भी जाता था, उनकी पहचान की जाती थी। अब आप देखेंगे इसके पास सल्तनत काल की सबसे बड़ी सेना है। अब सल्तनत काल कहां से स्टार्ट होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से 1206 ईस्वी से स्टार्ट होगा, जब तक बाबर नहीं आता है 1526 तक। इसके बीच का जो शासन काल है वो सल्तनत काल के अंतर्गत आता है। सल्तनत काल की सबसे बड़ी सेना इसके पास थी, वो कितने की थी, 4,75,000 की। इसने सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए सबसे पहले गुप्तचर व्यवस्था को भी इसने मजबूत किया। अगर न्याय में देखें तो ये उच्च और निम्न के बीच बलबन की भांति ये भी विभेद नहीं करता था। अब लेकिन देखेंगे इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद मंगोलों ने सबसे ज्यादा आक्रमण इसी के समय किया। ऐसा इसलिए था कि इसके जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने मंगोलों को क्या किया था, दिल्ली में बसाया था मंगोलपुरी नाम से। मंगोलपुरी नामक स्थान पे उन्होंने क्या किया था, मंगोलों को बसा दिया था। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कौन कर देता, उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए अपनी सैन्य शक्ति को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, बार बार इसके ऊपर हमला किया, जबकि सल्तनत की सबसे बड़ी सेना थी इसके पास। एक समय तो ऐसा भी आया था कि ये युद्ध हारने वाला था उनसे, उसमें देखेंगे इसका एक सेनापति जफर खां भी मारा जाता है। अंततः इसने अपनी राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए, राजधानी इनकी दिल्ली थी, दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए इसने दिल्ली से कुछ दूरी पर एक किले का निर्माण कराया, जिसे हम कहते हैं सीरी का किला। क्या बोलते हैं, सीरी का किला। अच्छा, अगर आप इल्तुतमिश के समय में देखेंगे तो जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां जब आता है तो वो सिंधु नदी से वापस जाता है। मतलब उस समय मंगोलों और दिल्ली सल्तनत के बीच जो सीमा थी वो सिंधु नदी थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय में अगर हम 1306 ईस्वी में देखें तो दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा क्या हो जाती है, रावी नदी हो जाती है। इसका मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय तक जो मंगोल नेता थे, जो मंगोल आक्रमणकारी थे, वो काफी अंदर तक आ गए थे। अब वो रावी नदी लगभग हरियाणा के आसपास के क्षेत्र तक उनकी सीमा मानी जाती थी। अब देखेंगे चूंकि सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया है तो ये विश्व विजेता बनना चाहता है,
तो कुछ राज्यों को अधीन भी करेगा, कहीं पे आक्रमण भी करेगा। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से करेगा? भारत से ही करेगा। तो भारत में उत्तर और दक्षिण भारत दोनों के राज्यों पे यह हमला करता है। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला शासक होगा जिसके समय में विस्तार कहाँ पे होगा? दक्षिण भारत में। इसका मतलब दक्षिण भारत के जो राज्य होंगे वो भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने लगते हैं। तो अगर उत्तर भारत में इसके अभियानों की बात करें तो उत्तर भारत में जिन 4 सेनापतियों ने इसका अभियान का नेतृत्व किया था उसमें अल्प खां, जफर खां, उलूग खां और नुसरत खां, 4 लोग थे। उलूग खां, नुसरत खां, अल्प खां और जफर खां। और दक्षिण भारत के अभियान को सिर्फ इसका एक ही सेनापति मलिक काफूर नेतृत्व करता है। अब मलिक काफूर आप देखेंगे जब ये हमला करते हैं गुजरात में बघेल वंशी शासक कर्ण देव के विरुद्ध, वहीं से नुसरत खां ने मलिक काफूर को खरीदा था। ये मूलतः हिंदू किन्नर था, इसे 1 लाख दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1 लाख दिनारी भी कहते हैं। बाद में ये क्या करता है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दक्षिण भारत के जितने भी अलाउद्दीन खिलजी के अभियान होते हैं उसको कौन लीड करता है? तो मलिक काफूर करता है, जो कि एक कन्वर्टेड मुस्लिम था, मूलतः एक हिंदू किन्नर था। अब चलिए उत्तर भारत के अभियानों को हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम कहां पे अभियान किया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का एरिया है दिल्ली। सर्वप्रथम वो गुजरात पे हमला करता है। कहां पे? गुजरात पे। तो गुजरात में इस समय शासन है बघेल वंशी कर्णदेव का। किसका है? बघेल वंशी कर्णदेव का शासन है। और किसके नेतृत्व में होता है? तो उलूग खां और नुसरत खां ने इस आक्रमण का नेतृत्व किया था। अब कर्णदेव यहाँ से भाग के कहा चला जाएगा? देवगिर के यादव के यहाँ चला जाएगा। किसके साथ? अपनी लड़की देवल देवी के साथ शरण लेता है देवगिर में जाकर के। अब कमला देवी जो रहती है, जो इसकी पत्नी रहती है, इसको अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इससे विवाह कर लिया। इसी समय गुजरात अभियान के दौरान ही, गुजरात विजय के दौरान ही नुसरत खां ने किसको खरीदा था? तो मलिक काफूर को खरीदा था, जो मूलतः एक हिंदू किन्नर था। 1 लाख दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1 लाख दिनारी भी कहते थे। अब इसको ले जा करके किसकी सेवा में नियुक्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में। सर्वप्रथम किस पर आक्रमण कर कब्जा करता है? तो गुजरात अभियान करके जो यहाँ का बघेल वंशी शासक है कर्णदेव, इसके क्षेत्र पे कब्जा कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी के ये दोनों सेनापति उलूग खां और नुसरत खां। अब इसका दूसरा आक्रमण होता है, इसका भी नेतृत्व उलूग खां और नुसरत खां ने किया। अच्छा, ये देखेंगे अधिकतर ये सब राजपूताना क्षेत्र में ही आक्रमण कर रहा है, राजस्थान वाले में जितने इधर हुए हैं। अब दूसरा आक्रमण इसका जैसलमेर में होगा। जैसलमेर का राजपूत शासक है दूदा, जो कि पराजित होता है। इसके बाद इसके भी राज्य को कहा मिला लिया जाता है? सल्तनत में मिला लिया जाता है। इसका नेतृत्व भी नुसरत खां और उलूग खां ने किया था। अब देखिए राजस्थान के पार्ट में तीसरा आक्रमण करता है। अच्छा, जैसलमेर में 1299 में अटैक किया था। अब उसके 2 साल बाद 1301 में रणथंभौर पे अटैक करता है। अब रणथंभौर का शासक कौन है? हमीर देव है। रणथंभौर का शासक कौन है? रणथंभौर का शासक हमीर देव है। इस अभियान में आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी जाता है। अच्छा, सर्वप्रथम इस अभियान का नेतृत्व नुसरत खां और उलूग खां ने किया था, लेकिन हमीर देव के द्वारा नुसरत खां की हत्या कर दी जाती है और उलूग खां पराजित हो जाता है। हमीर देव से जब युद्ध करने जाते हैं रणथंभौर का जो शासक है 1301 में, तो उसने क्या किया? नुसरत खां की हत्या कर दी, उलूग खां को पराजित कर दिया। इसके बाद अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन स्वयं करता है। तो अलाउद्दीन के साथ अमीर खुसरो भी जाता है। अमीर खुसरो जाने के बाद इस युद्ध का विवरण एक किताब में लिखता है, जिसे खजाइन उल फुतूह या तारीख अलाई कहते हैं। इसमें बताया गया है कि रणथंभौर का जो शासक है हमीर देव, उसको बैकअप कौन दे रहा था, उसकी सहायता कौन कर रहा था? तो मंगोल उसकी सहायता कर रहे थे। लेकिन अंततः अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में शाही सेना जीत जाती है और कौन पराजित होता है? हमीर देव। अंततः राज परिवार के लोगों ने क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। अब इसका अगला टारगेट होगा 1303 में चित्तौड़ में। कहाँ होगा? 1303 में चित्तौड़ में। चित्तौड़ में गुहिलौत वंश का जो शासक है राणा रतन सिंह। गुहिलौत वंश का कौन सा शासक है?
राणा रतन सिंह, इस अभियान का नेतृत्व अलाउद्दीन स्वयं करता है। किस अभियान का? चित्तौड़ में 1303 ईस्वी में। अच्छा, इसमें देखेंगे तो इसमें अमीर खुसरो इसके साथ यहाँ भी जाता है। इसमें अमीर खुसरो बताता है तारीख अलाई या खजाइन उल फुतूह में कि राणा रतन सिंह की तरफ से गोरा और बादल 2 सेनापतियों ने युद्ध लड़ा था और इनकी हत्या कर दी जाती है अलाउद्दीन की सेना के द्वारा। इसमें भी मंगोलों ने राणा रतन सिंह का साथ दिया था, लेकिन अंततः अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में जो सेना जाती है, इससे राणा रतन सिंह क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। बाद में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 किसानों की हत्या भी करवा दी थी और चित्तौड़ पर क्या करेगा? चित्तौड़ पे अपना अधिकार करके उसका नाम भी चेंज करेगा। अपने लड़के खिज्र खां के नाम पे चित्तौड़ का नाम ये कर देता है खिजराबाद। तो पहला है गुजरात में, इसके बाद 1299 में जैसलमेर, 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़। अब अगला देखेंगे 1305 में इसका अभियान होता है मालवा में। मालवा का शासक है महलक देव। अब महलक देव के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो महलक देव के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था एनुल मुल्क मुल्तानी को। एनुल मुल्क मुल्तानी ने महलक देव को पराजित कर दिया, जिससे प्रसन्न हो के अलाउद्दीन खिलजी ने एनुल मुल्क मुल्तानी को मालवा का गवर्नर नियुक्त कर दिया। अब उत्तर भारत में इसका लास्ट आक्रमण जो होता है, लास्ट अटैक जो होता है, वो कहाँ होता है? वो 1311 में फिर से राजस्थान के एरिया में यहीं पर है। ये है जालौन का एरिया। यहाँ का शासक होता है कृष्णदेव तृतीय। तो किसके नेतृत्व में सर्वप्रथम अभियान करेगा? तो मलिक शाहीन के नेतृत्व में सर्वप्रथम अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन मलिक शाहीन की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद कमालुद्दीन गर्ग जाता है, जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम था। गर्ग से आपको पता चल रहा होगा। तो ये जाता है। इसके बाद यहाँ का शासक कृष्णदेव तृतीय जो है वो पराजित होता है। बाद में इसके शासन, इसके आप कह सकते हैं राज्य को भी सल्तनत में विलय कर लिया जाता है। इस प्रकार से देखेंगे तो ये अलाउद्दीन खिलजी की उत्तरी भारत में विजय थी। लेकिन अब दक्षिणी भारत में विजय के लिए एक ही सेनापति इसका जाता है, जो क्या है? मलिक काफूर है। मलिक काफूर, इसे 1000 दिनारी कहते हैं। बीच में शायद मैंने 1,00,000 दिनारी इसको बोल दिया था। वो 1000 दिनारी, 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी बोलते थे। ठीक है, बीच में थोड़ा आप कह सकते हैं बाई मिस्टेक 1,00,000 दिनार में खरीदने के लिए मैंने इसको बोल दिया था। ये 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए 1000 दिनारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब आप देखेंगे इसमें तो सर्वप्रथम ये अभियान करेगा कहाँ पे? तो 1307 में। अब उत्तर भारत में अभियान हो गया, अब इधर दक्षिण भारत में ये अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। 1307 में अभियान करता है देवगिरी पर। किसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो मलिक काफूर करेगा। यहाँ देवगिरी में यादव वंश का शासन है। देवगिरी के यादव यहाँ पे शासन कर रहे थे और उनका शासक कौन था? रामचंद्र था। यहीं पर कर्णदेव अपनी पुत्री के साथ, देवल देवी के साथ आके शरण लिया था। अब यहीं पे देखेंगे अलाउद्दीन का अगला अटैक मलिक काफूर के नेतृत्व में यहीं पर होता है। रामचंद्र क्या होता है? पराजित हो जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है। किसके सम्मुख? मलिक काफूर के सम्मुख। और अपनी पुत्री का विवाह, जिसका नाम था झद्यपाली, इसका विवाह किससे करेगा? अलाउद्दीन खिलजी से करेगा। अलाउद्दीन खिलजी इस बात से प्रभावित होकर के इसे एक उपाधि देती है राय रायन की। इसे कौन सी उपाधि देता है अलाउद्दीन खिलजी? राय रायन की उपाधि देता तथा 1,00,000 स्वर्ण टंका भी देता है और गुजरात की नवसारी की जागीर भी इसे भेंट करता है। लेकिन ये क्या करेगा? ये मलिक काफूर की मदद अगले जो अभियान होंगे दक्षिण भारत में, उसमें भी इसने करने का वादा किया। इस प्रकार देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो अभियान कर रहा है, जिन राज्यों को जीतेगा उनको उनकी जागीर वापस कर देगा, लेकिन उनसे कर लेता रहेगा। उनको अपने अधीन करना है, उन पर कब्जा करना उसका उद्देश्य नहीं था। इसके बाद दूसरा अभियान देखेंगे तो ये तेलंगाना वाला एरिया है। अब तेलंगाना की राजधानी इधर थी क्या? वारंगल। अब वारंगल में कौन शासन कर रहा था? तो वारंगल में शासन कर रहे थे काकती। वारंगल के काकती। यहाँ का शासक कौन है? प्रताप रुद्रदेव। अच्छा देखिए, देवगिरी में 1307 में अटैक करता है, 2 साल बाद 1309 में अटैक करता है तेलंगाना के वारंगल में।
जहां का शासक क्या है, प्रताप रुद्रदेव है, प्रताप रुद्रदेव सेकंड है। ये भी पराजित होता है, आत्मसमर्पण कर देता है। अंततः अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसके राज्य को वापस दे दिया। अब देखिएगा तो प्रताप रुद्रदेव ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या भेंट किया, कोहिनूर हीरा। अब कोहिनूर हीरा के बारे में जितने भी तथ्य हैं हम आपको सब एक जगह पे बता दे रहे हैं। अब सबसे पहले कोहिनूर हीरे का सर्वप्रथम जिक्र कब आता है, जब प्रताप रुद्रदेव जो कि काकतीय वारंगल के काकतीय वंश का शासक है, उसने कोहिनूर हीरा किसको दिया, अलाउद्दीन खिलजी को दिया। अब दूसरी बार इसका जिक्र तब आएगा जब मालवा का शासक महमूद तृतीय होगा, मालवा का शासक महमूद तृतीय होगा। ये किसको देगा हीरा भी मिला करके, तो ये देगा हुमायूं को। पहले अलाउद्दीन खिलजी के पास था, लेकिन जब दूसरी बार इसका जिक्र आता है तो तब आता है जब मालवा का शासक महमूद तृतीय इस हीरो को हुमायूं को दे देता है। अच्छा, ये हीरा निकाला कहां से गया था, आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान से। तीसरी बार इस हीरे का जिक्र कब आएगा, जब गोलकुंडा का प्रधानमंत्री मीर जुमला रहता है, ये इस हीरो को देगा शाहजहां को। अब देखिए हीरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चौथी बार जिक्र तब आता है जब उत्तरवर्ती मुगल मोहम्मद शाह रंगीला जब फारस आक्रमणकारी नादिर शाह आता है और दिल्ली पे अटैक करता है, तो यहां से हीरा फारस लेके जाएगा। किससे, मोहम्मद शाह रंगीला से हीरा लेगा और कहां लेके जाएगा, फारस में ईरान लेके जाएगा। अब फिर से इसका जिक्र तब आया जाएगा जब महाराजा रणजीत सिंह को एक अफगान भगोड़ा जो था शाह सुजा, उसने इस हीरे को दिया। अब रणजीत सिंह के बाद देखिएगा इन्हीं के वंशज थे दिलीप सिंह, जो कि सिखों का आप कह सकते हैं अंतिम शासक है। दिलीप सिंह जो है वो सिखों की तरफ से इनका अंतिम शासक था दिलीप सिंह। अब दिलीप सिंह के पास ये हीरा था जो कि रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी है, लास्ट में बनता है। इसने क्या किया, इसने ये हीरा दिया डलहौजी को। चूंकि ये डलहौजी से पराजित हो जाता है तो इसने ये हीरा डलहौजी को दिया। डलहौजी ये हीरा इंग्लैंड ले जाता है और आज भी ये बर्मिंघम संग्रहालय में जो लंदन में संरक्षित है, सुरक्षित है। तो इस प्रकार से जो कोहिनूर हीरे का इतिहास था मैंने एक जगह संक्षिप्त में आपको बता दिया। अब देखेंगे इसका अगला आक्रमण कहाँ होगा, तो अगला आक्रमण इसका होयसल पर हो रहा है। कहां पर हो रहा है, होयसल के जो द्वार समुद्र हैं, होयसल जो वंश है इनकी राजधानी होती थी द्वार समुद्र। अच्छा, ये होयसल वंश कहाँ पे स्थित था, कर्नाटक में। इनकी राजधानी क्या थी, द्वार समुद्र। इनका शासक कौन है, वीर बल्लाल थर्ड। अच्छा, द्वार समुद्र इस समय हलेबीड नाम से जाना जाता है। द्वार समुद्र किस नाम से जाना जाता है, तो हलेबीड नाम से ये जाना जाता है। यहाँ पर भी वो अटैक करता है। कौन, यहाँ पर अटैक कर रहा है अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है मलिक काफूर यहाँ पर भी अटैक किया। और यहाँ पर अटैक करने से आप देखेंगे फिर से ये पराजित हो जा रहा है। कौन, वीर बल्लाल तृतीय जो इस वंश का शासक है मलिक काफूर से ये भी पराजित होता है। पराजित होने के बाद आत्मसमर्पण कर देगा। जब आत्मसमर्पण कर देगा तो इसको भी इसका राज्य वापस कर दिया जाएगा। किसको, इसी को। अच्छा, ये अटैक 1311 में इसने किया था। कब किया था, 1311 में। कहां पर, तो होयसल जो यहाँ पे वंश है कर्नाटक वाले एरिया में, होयसल वंश की जो राजधानी थी द्वार समुद्र, इसका शासक था वीर बल्लाल तृतीय। इस पर अटैक किया गया था 1311 में। अब इसका लास्ट अटैक होता है मदुरई के पांड्यों पर। यहाँ का शासक कुलशेखर होता है, जिसकी हत्या इसके छोटे लड़के सुंदर पांड ने कर दी थी। जब सुंदर पांड ने कर दी तो यहाँ पे शासक के पद के लिए क्या होने लगा, आपस में ही युद्ध होगा। अब जनता किसके साथ है, तो जनता वीर पांड जो कि कुलशेखर का बड़ा लड़का है उसके साथ है। जबकि मलिक काफूर जब अटैक करता है तो किसका सहयोग करता है, वो सुंदर पांड का करता है जिसने कुलशेखर की हत्या की थी। अब देखेंगे कि ये अभियान है, ये वाला जो अभियान है मलिक काफूर का, इसमें वो वीर पांड को पराजित नहीं कर पाता है। सुंदर पांड के साथ मिल करके वो वीर पांड को पराजित नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर धन की दृष्टि से देखें तो धन यहाँ से बहुत अधिक प्राप्त होता है। किसको, मलिक काफूर को।
सबसे बड़ा अभियान धन की दृष्टि से होता है। धन की दृष्टि से सबसे सफल अभियान कौन सा माना जाता है? तो सबसे सफल अभियान माना जाता है जो पांड पर इसने हमला किया था। इसमें आप देखेंगे तो मलिक काफूर को 96,000 मन सोना और 20,000 घोड़ों की इसकी प्राप्ति होती है। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विजय थी उसको मैंने आपको विस्तार में बता दिया। अब आप देखेंगे तो जो दक्षिण भारत की विजय थी, उत्तर भारत में तो उसने जो विजय की उसको सल्तनत में मिला लिया, लेकिन दक्षिण भारत की जो विजय थी उसको सल्तनत में नहीं मिलाना था, बल्कि उसका मेन उद्देश्य क्या था कि वहां विजय करके वहां के राज्य को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन वहां से हमें धन रेगुलर चाहिए। इस प्रकार से आप देखेंगे दक्षिण भारत का अभियान क्या था? तो धन की प्राप्ति था। इस प्रकार आज हमने खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी में आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी की विजयों तक हमने आपसे चर्चा कर ली है। अब अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार जो है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, इसको लाइक करेंगे, और क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसकी अपडेट आपके पास पहुंच जाएगी, वो वीडियो तत्काल आपके पास पहुंच जाएगा। इसलिए उस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे, और अगले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की चर्चा हम आपसे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।